नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूं जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये हमारा जो एक एपिसोड है, ये थोड़ा लंबा एपिसोड रहेगा पॉडकास्ट के रूप में। इसमें इसको कराने की एक ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आईवीएफ के बारे में, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में देवेंद्र हमसे पूछते रहते हैं। लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और किसी भी क्वेश्चंस का एक बार सिलसिलेवार जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि वीडियो लंबा बनने लगता है। तो हम उनको ब्रेक करते हैं। ये वाला जो वीडियो है, यदि आप इसको सुनते हैं तो आपके बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कॉमनली पूछे जाते हैं, उनका आप जानकारी एक बार में प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं देवेंद्र जी से ये गुजारिश करूंगा कि जो इनने क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं, उनको प्लीज़ गो अहेड विद दोज क्वेश्चंस। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने ये अपना टाइम निकाल कर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जो लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, क्या आईवीएफ करवाने के पहले ब्लड टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं? हमारे पुराने ब्लड टेस्ट मान्य नहीं होंगे? ऐसा नहीं है कि मान्य नहीं होंगे। ब्लड ग्रुप हम दोबारा नहीं कराते हैं। यदि आपका हीमोग्लोबिन HPLC हो रखा है तो नहीं कराएंगे, यदि आपका कैरियोटाइप हो रखा है तो नहीं कराएंगे। पर जब हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो हमको प्रेजेंट का क्या स्थिति है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेन जो मैं कराता हूँ वो एक AMH टेस्ट होता है। AMH हो सकता है आप 6 महीने पहले कराए हों और उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो उन टेस्ट को हमको रिपीट करना ही पड़ता है। दूसरा, बहुत सारे इन्फेक्शंस के टेस्ट हम रेगुलर कराते ही हैं, क्योंकि हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं वो मेडिकल फिटनेस के लिए हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, क्रिएटिनिन, विटामिन D3, ये सब लेटेस्ट रिपोर्ट मांगते हैं, क्योंकि पुराने रिपोर्ट देख के वो अपना टेक्निक या फिर उसका रिस्क असेसमेंट नहीं कर सकते, इसलिए वो ज़रूरी होता है। बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम हो सकता पहली बार कराएं। आपका यदि कैरियोटाइप नहीं हुआ हो या फिर आपका पीरियड डिस्टर्बेंस हो रखा हो, तो हम कई बार FMR1 म्यूटेशन वाला जीन भी कराते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या टेस्ट देख रहे हैं। पर जो टेस्ट नहीं बदलते, जिनकी हमको जैसे ब्लड ग्रुप हुआ मैं कहा, वो मैं ज़रूरी नहीं कि सबका कराऊं। कई बार लोग पूछते हैं कि आईवीएफ कराने से पहले ऐसे कौन से टेस्ट जिससे सफलता के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे? तो मेनली वो टेस्ट कौन से होते हैं? ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता जिसमें हम ये बोल सकें कि ये टेस्ट हम कराएंगे तो उसमें आईवीएफ का चांस बढ़ जाएगा। ब्लड टेस्ट कराने से आईवीएफ के चांस बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ब्लड टेस्ट कराने से आईवीएफ के चांस कितने हैं वो एक अंदाज होगा। और मेल और फीमेल दोनों जन का ब्लड टेस्ट कराते हैं, और मोस्टली फीमेल का जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं आईवीएफ करने के पहले, वो AMH बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन का यदि इम्बैलेंस है तो उस समय कौन सा इम्बैलेंस है। कई बार पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है तो हम बहुत सारे गोनाडोट्रोपिन के भी टेस्ट कराते हैं, जैसे FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन, ये सब भी कराते हैं। मेरी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं और मुझे टीवी का इन्फेक्शन हुआ था। अब मुझे क्या करना उचित होगा जिससे प्रेगनेंसी करने में जल्दी हो मेरी प्रेगनेंसी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे आज भी मेरे पास में पेशेंट आए हैं जिनका वो बार बार ये कह रही थी कि उनका 10 साल हो गया मैरिड लाइफ का, और वो बार बार ये कह रही थी कि उनका तो HSG ठीक है। कई बार HSG में ठीक है और ट्यूब ओपन है और आपका पीरियड भी रेगुलर है, हस्बैंड का स्पर्म काउंट ठीक है, AMH भी ठीक है, एंड दे आर स्टेइंग टुगेदर, तो वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे? प्रेगनेंसी नहीं होने का ये मैं बार बार समझाता हूँ कि प्रेगनेंसी नहीं होने का मेन रीज़न, यदि पीरियड रेगुलर है तो महिला के अंडे बनते हैं। हस्बैंड का यदि स्पर्म काउंट ठीक है और वो यदि रिकॉर्डेड है, यदि साथ में रहना ठीक होता है, इंटरकोर्स हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, यदि LH कार्ड से ओव्यूलेशन देख के भी यदि टाइम्ड इंटरकोर्स किया, उसमें फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ये मान के चलिए कि हस्बैंड वाइफ के मिलन के बाद उनके जो बीज हैं, वाइफ का एग और हस्बैंड का स्पर्म, दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। वो दोनों कहाँ मिलते हैं? बच्चेदानी की नलियों में, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद भी फैलोपियन ट्यूब यदि खुली है फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं है, 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो मान के चलिए वो ट्यूब खुले होने के बाद भी काम की नहीं है। यदि काम की नहीं है तो कैसे और क्या काम होता है?
उस भ्रूण को खाना देना, उस भ्रूण को पहुंचाना बच्चेदानी तक, इनमें यदि कोई भी फंक्शन यदि काम नहीं करता है तो वो ट्यूब अच्छी नहीं है। और ट्यूब अच्छी तभी है जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाए, तभी ट्यूब का फंक्शन अच्छा है। अब किसी लेडी में यदि ट्यूब खुली है और ट्यूब में उसका आकार और प्रकार खराब है और उसको ट्यूबरकुलोसिस का अंदेशा था और ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट दिया गया है, तो या तो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद 5-6 महीने में प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए, और यदि नहीं हो रहे हैं तो वो ट्यूब उस ट्रीटमेंट देने के बाद भी रिपेयर या करेक्ट नहीं हुई, ऐसे केसेस में आईयूआई भी नहीं करना चाहिए, सीधा आईवीएफ में जाना चाहिए। ओके सर, ये जो आपने ट्यूब का फंक्शन बताया, एक शॉर्ट में आप डायग्राम से बता सकते हैं कि ट्यूब का बेसिकली फंक्शन जो होता है, तो ट्यूब किस कंडीशन में काम की होती है और किस कंडीशन में ट्यूब खुली भी होती है तो काम की नहीं होती? ये बहुत इंपॉर्टेंट और शायद आपसे बार बार पूछा जाता है, तो ये एक बार मैं बता देता हूँ। ये मैं अपने वीडियोस में बहुत बार समझाता भी हूँ। ये बच्चेदानी होती है, ये 2 अंडाशय होते हैं, ऐसी 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, राइट और लेफ्ट की। इस ट्यूब का एक मुहाना होता है, ये बच्चेदानी की लाइनिंग है, और ये इसका कनेक्शन है, और इसका भीतर की लाइनिंग है, ये इसका मुहाना है। यहाँ से जो एग डेवलप होगा, फॉलिकल डेवलप होगा, फॉलिकल के भीतर अंडा रहता है। ये हमको अल्ट्रासाउंड में काला काला दिखता है, जो फ्लूइड फिल्ड पानी भरा हुआ, वो ग्राफियन फॉलिकल है। इसको फॉलिकल का डायमीटर हम नापते हैं। इसके भीतर एग रहता है। ये एग हमको अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखता। अब ये जब रप्चर होगा यहाँ से, तो ये अंडा जो है बाहर आएगा। ये बाहर आके फिर इसके भीतर जाता है। इसकी फिंगर्स होती हैं बच्चेदानी की नली की, फैलोपियन ट्यूब की। ये फिंगर से इसको भीतर, इसको ठेल के भीतर यहाँ पहुँचा देती है। इस समय ये योनि है, यहाँ पर इंटरकोर्स हुआ, हस्बैंड का स्पर्म यहाँ गिरा और ये स्पर्म चलायमान होते हैं। ये चल के इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और जाके ये अंडे से मिलेगा। तो अंडा उसका इंतजार करती है फैलोपियन ट्यूब के आखिरी पार्ट में। इसको यदि बड़ा देखे तो ये एक एग है और इसके भीतर स्पर्म प्रवेश करता है, तो ये एक फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर इसमें डिवीजन होगा, फिर इसमें 1 के 2, 2 के 4 सेल बनेंगे, ऐसा बन के यहीं ये चालू होता है। अब देखिए, इस सेल को जब आपने बाहर किया तो इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो इसको खाना कहाँ से मिलेगा? तो ट्यूब का जो लाइनिंग है उससे पानी रिसता है, खाना रिसता है। रिस के ये इसके भीतर, इसके पास जाके इसको लाइफ मेंटेन करना है, क्योंकि ये डिवाइड होने वाला, ये प्राणी बनने लगा है। फिर ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को यदि आप देखोगे तो इस ट्यूब में 2 तरह की मसल होती है, मांसपेशियां होती है। एक होती है सीधी वाली और एक होती है सर्कुलर। ये बच्चेदानी के भीतर जाना जरूरी है, क्योंकि ट्यूब में यदि ये भ्रूण बढ़ गया तो वो ट्यूबल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक हो गया, उसमें डेंजरस है। तो इसको भीतर पहुंचाने के लिए इसमें संकुचन होना चाहिए, जैसे आंतों में होता है। तो इसको यहाँ ये वापस यहाँ पहुंचाती है और बच्चेदानी की गद्दी में बढ़ता और पनपता है, तो एक नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। ये ट्यूब का काम है। अब आप ट्यूब का जो काम है वो आप देखिए ध्यान से, जो आप पूछ रहे थे। यस। एक तो इसका खुला होना बहुत जरूरी है, ताकि स्पर्म को और एग को ये मीट कराने के लिए पैसेज दे सके। दूसरा, ये जो भ्रूण बना यहाँ, इसको खाना देना बहुत जरूरी है। खाना कौन देगा? बच्चेदानी की नली के भीतर की मेम्ब्रेन, भीतर की लाइनिंग। यदि वो डैमेज है तो इसको खाना नहीं मिलेगा, ये खत्म हो जाएगा। तीसरा, यदि किसी डैमेज के कारण यहाँ पर इसकी ये वाली मसल या सर्कुलर मसल खराब हो गई, तो इसको लाएगा कौन इधर? तो ये लाएगा भी नहीं, तो ये यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ट्यूब के 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है पैसेज देना, दूसरा होता है इसको खाना देना, और तीसरा होता है इसको यहाँ तक पहुँचाना। अब आपसे कोई यदि पूछता है कि ये ट्यूब खुली हुई है HSG में और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो इस ट्यूब का खुले होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये
कई बार HSG में जब हम HSG देखते हैं तो ऊपर का ट्यूब, ये बच्चेदानी है, ये ट्यूब, और भीतर की जो नली का जहाँ से दवाई जाती है जिसमें हम HSG देखते हैं, इसमें उभार रहते हैं और ये रेगुलर नहीं रहता। इसका मतलब इसमें डैमेज हुआ है। तो अब डैमेज हुआ है मतलब यहाँ की मसल डैमेज हुई है। तो भले ही ये ट्यूब खुली हो, ये ट्यूब काम की नहीं होती। यदि ट्यूब खुली है, HSG में बोला गया है, और ट्यूब में प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ट्यूब का केवल एक ही कंफर्म्ड अच्छी है ट्यूब, यदि ये आपको प्रेगनेंसी में मदद कर दी। ये बेसिक एक चीज़ होती है ट्यूब को जांचने का, और ट्यूब के सहारे बहुत दिन तक वेट करना कि मेरी ट्यूब खुली हुई है और मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। यदि आप नहीं होते हो तो ऐसे केसेस में यदि ट्यूब बहुत ख़राब भी हो तो 1-2 साइकिल आप IUI कर सकते हो, बट यदि 1-2 साइकिल IUI में नहीं होता है तो IVF का जांच। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मेरा वीर्य बहुत पतला है, क्या इससे प्रेगनेंसी पॉसिबल होगी? शादी के 5 साल हो गए हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, और एक कॉमन मैन शायद ये अपने वीर्य को पतला है कि गाढ़ा है, वो एक कॉमन किताबें जो कि बहुत साइंटिफिक नहीं होती, उनसे देख के शायद अपने आप को एसेस करता है, या फिर कोई वीडियो देख के देखता हो। तो कुल मिला के वीर्य का गाढ़ा होना, पतला होना बहुत मायने नहीं रखता। वीर्य का एक वॉल्यूम होना चाहिए, मात्रा होना चाहिए। नॉर्मली 1 ml से 1.5 ml होता है। और वीर्य का जांच में, वीर्य में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है उसका वाटर, और एक होता है उसमें जो स्पर्म। यदि स्पर्म का काउंट अच्छा है तो वीर्य का गाढ़ा होना, पतला होना बहुत मायने नहीं रखता। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं जिसमें कि वीर्य का बहुत गाढ़ा होना खराब होता है। यदि वीर्य बहुत गाढ़ा है तो वीर्य डाइल्यूट नहीं होगा, तो वीर्य यदि डाइल्यूट नहीं होगा, वीर्य यदि पतला नहीं हो पाएगा, तो उसमें से स्पर्म योनि में बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो जब विस्कोसिटी, जब बहुत विस्कस होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो वो एक खराबी है। तो वीर्य का थोड़ा पतला होना बेहतर है रादर देन बहुत गाढ़ा होना। क्या हर प्रेगनेंसी में डबल मार्कर या NIPT टेस्ट करवाना जरूरी होता है? मैं कहता हूँ हर प्रेगनेंसी में, चाहे वो IVF की हो चाहे वो नेचुरल हो, हर प्रेगनेंसी में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो। अगेन मेरे ये वीडियोस भी बने हैं। देयर आर, ये 2 प्रकार के कपल होते हैं, 2 प्रकार की अप्रोच होती है। पहले तो हम कुछ नहीं कराते थे और बच्चे हो जाते थे, अभी भी होते हैं, पर कई बार जब बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो फिर आप उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते, आप उसको वापस नहीं ले सकते। बच्चा यदि डिफेक्ट पैदा हो गया तो बच्चा आपके साथ रहेगा। तो एक कपल ऐसा होता है कि जो पहले ही चेक कर लेना चाहता है कि मैं जिसको देख नहीं पा रही हूँ या देख नहीं पा रहा हूँ, जो प्रेगनेंसी हमारी शुरू हुई है उस प्रेगनेंसी में कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो जो कॉमन फॉल्ट है जिसको लेके बच्चा पैदा हो सकता है, वो देख लेना बेहतर है। अब आप बच्चे को डायरेक्ट देख तो नहीं सकते, तो उसके कुछ मार्कर्स होते हैं जो मदर के ब्लड में बच्चा भेजता है। उसको आप जब नॉर्मल एक प्रेगनेंसी के साथ तुलना करके देखते हैं तो हम ये करते हैं कि इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी रिपोर्ट पक्का पक्का बोले कि उसमें प्रॉब्लम होगा, पर एक अंदेशा तो बता सकती है। तो कोई भी कपल किसी भी डॉक्टर के पास जाए तो ज़रूरी नहीं कि मैं उसको ऑर्डर करूं कि आप डबल मार्कर करा लीजिए या एंटी स्कैन करा लीजिए या NIPT करा लीजिए। हम ऑर्डर नहीं कर सकते, हम उसको एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि वो हमसे पूछती है मेरा जो प्रेगनेंसी हुई क्या बच्चा ठीक है। तो ये जो बच्चा ठीक है वाला हर कपल में, हर महिला को जब भी वो प्रेग्नेंट होती है उसको एक फील होता है। उसको एश्योर करने के लिए आप उसके बच्चे को जितना जल्दी हो सके प्रेगनेंसी की शुरुआत में यदि आप बता दोगे, और वो रिपोर्ट यदि अच्छी कन्फर्मेटरी होगी, ज़्यादा सत्यता लेके होगी, तो आपकी रिपोर्ट का करने का काम भी अच्छा होगा, और आपके रिपोर्टिंग का रिपोर्ट जो रिजल्ट होगा वो एक्चुअल वाला भी होगा, कि फॉल्स नहीं होगा कि आपने ठीक बोल दिया और गलत निकला, और आपने गलत बोल दिया और ठीक निकला। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम वैसा टेस्ट लगाएं जिसमें हम यदि रिजल्ट हाँ बोले तो हाँ निकले। स्क्रीनिंग टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट,
एंटी स्कैन का टेस्ट, NIPT का टेस्ट, क्वाड मार्कर के टेस्ट, ये टेस्ट जो होते हैं ये अंदाज़ा लगाने वाले टेस्ट हैं। पर आप बोलोगे तो फिर अंदाज़ा लगाने वाला जब पक्का ही नहीं कर पा रहा तो आप अंदाज़ा भी क्यों लगा रहे हो? तो क्या आप हर प्रेगनेंसी में पक्का वाला टेस्ट करोगे जिसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं, कोरियन बायोप्सी करते हैं? एक स्कूल ऑफ थॉट कुछ लोग अमेरिका, यूरोप में बोलते हैं कि आप हर प्रेगनेंसी में हर महिला को ये एडवाइस दीजिए कि आप पक्का वाला टेस्ट एमनियोसेंटेसिस करा लीजिए। मैं भी थोड़ा उसका पक्षधर हूँ, क्योंकि ये टेस्ट में यदि प्रॉब्लम आई तो डेफिनेटली वो आपको बोलेंगे कि आप पक्का बताइए, तो पक्का करके देखिए। मैं भी आपसे यही पूछना चाह रहा था कि मैंने आपकी प्रैक्टिस में देखा है कि जब डबल मार्कर पॉजिटिव आता है तो आप उसको NIPT सजेस्ट नहीं करते, आप उसको एमनियोसेंटेसिस सजेस्ट करते हैं, जबकि जो लोग मुझसे पूछते हैं हमें तो NIPT बोला गया है, तो इसके बारे में आपका क्या व्यूज है? लोग शायद ये भी बोलते हैं कि NIPT बुरा है, एमनियोसेंटेसिस में अबॉर्शन हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। यस। ये एक बहुत गलत प्रक्रिया है, क्योंकि आप किसी अंदेशे वाले टेस्ट में पॉजिटिव आए तो आप दूसरा अंदेशे वाला टेस्ट तो नहीं करेंगे। तो पहला वाला यदि डबल मार्कर से पॉजिटिव आया, हाई रिस्क आया, डबल डाउन सिंड्रोम होने का खतरा आया, तो पेशेंट हमसे तो ये पूछेगी ना कि आप सच सच बताइए कि वास्तव में बच्चा गड़बड़ है कि अच्छा है, तो मैं रखूं कि नहीं रखूं, ऐसे ही पूछते हैं। अब मैं उससे यदि ये बोलूं कि नहीं मैं एक टेस्ट और करके देखना चाहता हूं, कि पर वो पूछेगी क्या ये टेस्ट करने से आप हमको पक्का बता देंगे कि गड़बड़ है कि ठीक है, NIPT में नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप एक डबल मार्कर के पॉजिटिव वाले टेस्ट में एक ऐसा टेस्ट करने बोल रहे हैं जो अगेन पक्का नहीं है। अब बात होती है कि यदि डबल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव आया और यदि NIPT नॉर्मल आया, तो क्या आप उस कपल को पक्का बोल सकते हैं कि नहीं तुम्हारा ठीक है सब? क्योंकि ये भी एक अंदेशे वाला टेस्ट है, पक्का नहीं है कि सच में नहीं है। फिर आप क्या करोगे? आप उसका फाइनल टेस्ट एमनियोसेंटेसिस करोगे। यदि आपने डबल मार्कर नेगेटिव आया और NIPT पॉजिटिव आ गया तो आपको पक्का करना ही पड़ेगा। तो यदि आप डबल मार्कर टेस्ट करा रहे हो तो उस डबल मार्कर टेस्ट के साथ में आप एक NT स्कैन करा के, यदि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाई रिस्क आता है तो बेहतर यह है कि NIPT ना करा के, क्योंकि NIPT करके कोई फायदा नहीं हो रहा, तो NIPT ना करा के आप सीधे एमनियोसेंटेसिस कराएं। दूसरा जो मैं करता हूं कि यदि आप कोई स्क्रीनिंग टेस्ट, अंदेशा वाला टेस्ट, तो आप अच्छा अंदेशा वाला टेस्ट पहले करा लीजिए, वो NIPT होता है। साथ में NT स्कैन करिए, वो एनाटॉमिकल, वो बच्चे का स्ट्रक्चर भी दिखाएगा। इनको करके यदि ये नॉर्मल आता है तो डेफिनेटली आपका नॉर्मल बोलने का चांस बढ़ जाता है। उसमें यदि प्रॉब्लम होगा तो आप फिर एमनियोसेंटेसिस कराएं। दूसरी बात जो आप मुझे बोलते हो कि आपको ये पूछते हैं कि डबल मार्कर यदि हाई रिस्क आया तो उनको बोला जाता है कि आप NIPT कराइए। NIPT कराएंगे तो वो सेफ है, एमनियोसेंटेसिस कराएंगे तो बच्चे में एबॉर्शन हो सकता है। मैंने हजारों एमनियोसेंटेसिस किए हैं। दुनिया में अब एमनियोसेंटेसिस से जो एबॉर्शन के रेट इतने कम हो गए हैं, अल्ट्रासाउंड इतने अच्छे आ गए हैं कि आप उसमें अल्ट्रासाउंड की मदद से यदि आप नीडल जो डालते हैं इतनी पतली रहती है कि यदि आप ठीक से करें तो ना बच्चे को कोई हानि होती है, ना मदर को कोई हानि होती है। 99.9% एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। जितना दर्द हाथ से ब्लड निकालने में होता है उससे कम दर्द में आपका एमनियोसेंटेसिस हो जाता है। और सबसे ब्यूटी ये है कि एमनियोसेंटेसिस में बच्चे के सेल्स हैं डायरेक्ट, मतलब बच्चे का DNA का हम जांच कर रहे हैं। तो जब बच्चे का DNA ही मिल जाता है तो उसको जांच करके जो उसका रिपोर्ट है वो 99%, मैं 1% का एरर इसलिए बोलता हूँ कि लैब की एरर हो सकती है, पर आज तक नहीं हुई। तो 99.9% आपको, प्लस कोई जरूरी नहीं कि आपका बच्चा खाली डाउन सिंड्रोम से हाई रिस्क हो। दूसरी भी चीजें होती हैं जो डाउन सिंड्रोम से ज्यादा कॉमन है, वो हो सकती है, उसको सब माइक्रोस्कोपिक डिलीशन डुप्लीकेशन बोलते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं इसको कॉपी नंबर वेरिएशन भी बोलते हैं। उस कॉपी नंबर वेरिएशन का हमारा एक कॉपी मदर से आया, एक कॉपी फादर से आया। यदि किसी एक कॉपी में मुझे नहीं मिला तो सिंगल कॉपी से क्या हमारा शरीर चल सकता है, बच्चे का शरीर चल सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो टोटल क्रोमोसोम वाले टेस्ट में पकड़ में नहीं आते। तो मैं क्रोमोसोम वाला जांच तो करता ही हूँ, साथ में पेशेंट को ये एडवाइस करता हूँ कि आप
सब क्रोमोसोमल माइक्रो डिलीशन, माइक्रो डुप्लीकेशन के जो टेस्ट होते हैं, जिसको हम माइक्रो एरे टेस्ट बोलते हैं, जरूरी नहीं कि आप हर पेशेंट का हाई रिजोल्यूशन माइक्रो एरे कराएं, बट एक लो रिजोल्यूशन माइक्रो एरे क्रोमोसोमल एनालिसिस के साथ करना बेस्ट है, जो मैं करता हूँ। सर, फीटल मेडिसिन में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो ये पूछा जाता है कि हमारे बच्चे को डाउन सिंड्रोम हुआ, जबकि हमारी फैमिली में तो ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो वो डाउन सिंड्रोम कहाँ से आया? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम कहाँ से आया? डाउन सिंड्रोम जरूरी नहीं कि खानदानी रोग हो। डाउन सिंड्रोम आपका बच्चा जब आपके पेट पे बन रहा है, बच्चा एक फसल है, उस फसल के लिए बीज भी अच्छा होना चाहिए, मदर की तरफ से, फादर की तरफ से। तो मदर हर बार एक अंडा रूपी बीज दे रही है, फादर स्पर्म रूपी बीज दे रहा है। तो जो मदर अपना अंडा दे रही है, भले ही वो नॉर्मल हो, उसके बीज का प्रोडक्शन जरूरी नहीं कि हर बार क्वालिटी वाइज अच्छा हो। उससे जो भ्रूण बना, तो भ्रूण केवल उसी के लिए वो डिजीज आया, कोई जरूरी नहीं कि वो फैमिली में हो। पर यह भी देखा गया है कि यदि फैमिली में किसी को डाउन सिंड्रोम, यदि किसी नियर रिलेटिव, चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, इनके बच्चों को यदि डाउन सिंड्रोम हुआ है, तो आपको बच्चे में भी डाउन सिंड्रोम होने का खतरा ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि ये हिस्ट्री रहे, पर ये जरूरी नहीं कि वो हिस्ट्री रहे तभी आप हाई रिस्क में हो। एवरी पेशेंट, हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, और हर बच्चा, जैसे हम एयरक्राफ्ट में घुसने के पहले हमारा सूटकेस का स्कैनिंग होता है, तो क्या हमारे सूटकेस में बहुत संदिग्ध वस्तु रहती है? पर चेक जरूर करते हैं। कई बार उसमें एक छोटा नेल कटर भी निकलता है, तो वो बोलते हैं नहीं, इसमें हमको कुछ दिख रहा है, जबकि उससे किसी की कोई हानि नहीं होने वाली, पर उसमें सूटकेस खोल लेते हैं। तो ऐसे ही करके आप जो टेस्ट करते हो, वो टेस्ट उस समय के लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी आप जो कैरी कर रहे हो वो है कि नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके खानदान में हो तभी आप। अधिकतर ये सब बीमारियां चूंकि खानदानी नहीं है, चूंकि ट्रांसमिट नहीं हो रही, चूंकि पहले किसी को नहीं थी, तो आप रिलैक्स रहते हो। जब आप रिलैक्स रहते हो और सडनली कोई चीज़ अपीयर होती है, तब आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो क्यों ना बेहतर ये रहे कि हम हर बच्चे को ये मान के चले कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। यदि प्रॉब्लम है तो कपल का अपना इच्छा है कि उसको रखना है कि नहीं। यदि प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस प्रेगनेंसी को कैरी कर लीजिए। एक क्वेश्चन ये है कि हमारा प्रेगनेंसी का 3rd मंथ चल रहा है और हमें ब्लीडिंग हो रही है। जब मैंने उनसे कहा कि आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड करवाने से क्या फायदा, उसमें कुछ पता नहीं चलता। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मुझे थोड़ी सी इसमें ये अभी भी शायद बहुत पुराने स्टाइल में प्रैक्टिस वाले होंगे। और दूसरी बात यह है कि अगेन, हमारे समय में तो अल्ट्रासाउंड नहीं था, हमको तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अचानक आपको इतना देखने की क्या ज़रूरत है? तो आप देख लीजिए कि जिसकी प्रेगनेंसी हुई, उस प्रेगनेंसी में आपके पास में प्रमाण क्या है? केवल प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। वो गलत भी हो सकता है, पीरियड हो सकता है किसी दूसरे कारण से रुकी हो और आप सोच रहे हैं आप प्रेग्नेंट हो। उसका कंफर्मेशन या तो आप ब्लड टेस्ट कराइए या फिर सोनोग्राफी से ही पता चलेगा। अब आपने वो नहीं कराया। ऐसे भी लोग हैं जिनने टेस्ट नहीं कराया और उनको टीके वीके सब लग गए, बेड रेस्ट भी बोल दिया, ब्लीडिंग हुई, और जब बाद में 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि प्रेग्नेंट ही नहीं थी। ये एक सिनेरियो मैं भी देखा हूं। दूसरा, मैं फिर से इसमें दिखाना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट लेडीज को जानना। ये बच्चेदानी है, मैं फिर से वही बना रहा हूं, बेसिक साइंस वही है। यहां से अंडा निकल के ये ट्यूब में आता है, यहां से स्पर्म जाके इससे मिलता है। अब ये जो भ्रूण बना, ये भ्रूण बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ता बढ़ता इधर आएगा। अब यदि ये ट्यूब अच्छी है, इसको खाना भी मिल रहा है और इस ट्यूब में मूवमेंट भी हो रहा है, तो ये आके बैठ जाएगा। सपोज ये ट्यूब खराब है और इसको खाना तो मिल रहा है पर बढ़ने के लिए मसल पावर ही नहीं है, तो क्या होगा? यही बढ़ेगा।
तो बच्चेदानी बच्चे के साथ बढ़ जाती है, ट्यूब नहीं बढ़ पाती, तो ट्यूब क्या होती, फट जाती है। और ये कब फटती है, अधिकतर 1.5 महीने से 2 महीने में। मतलब आपने पीरियड आपका पिछला इधर आया, जो आना था यहाँ नहीं आया, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, हो सकता पॉजिटिव आया, 2 लाइन दिख गई, अब आप रिलैक्स हो गए। अब आपको ये नहीं मालूम कि ये जो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया वो इधर के आया कि इधर बैठ के आया। कई बार इधर बैठ की प्रेगनेंसी में ये प्रेगनेंसी टेस्ट सिंगल लाइन आती है, तो आपको लगेगा कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पर पीरियड मिस किया। जिसका पीरियड रेगुलर है उसने यदि पीरियड मिस किया और यदि प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन वाला नेगेटिव आया तो उसको तो लगेगा कि मेरा पीरियड मिस हुआ पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। ये भी एक बहुत डेंजरस चीज होती है। अब आप फिर बैठ गए 3 महीने देखने के लिए, सपोज आपने फिर से एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया और यहां पर पॉजिटिव आ गया, यही वाला। ये जो दोनों पॉजिटिव के जो स्थिति है, ये स्थिति हो सकता है कि यदि ये नेगेटिव था और अब पॉजिटिव आया, तो पहले तो नेगेटिव था क्योंकि ट्यूबल प्रेगनेंसी कई बार HCG कम बनाती है तो नेगेटिव आया, अब ये पॉजिटिव आया, तो ये ट्यूब का प्रेगनेंसी ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी बढ़ता चला जा रहा है और ये फट जाएगा। फटेगा तो भयंकर ब्लीडिंग होती है, लाइफ रिस्क हो जाती है। यही चीज यदि आप 1.5-2 महीने के भीतर यदि आप एक अल्ट्रासाउंड कराओ, सोनोग्राफी कराओ, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड एक ही चीज है, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और यहां पर प्रेगनेंसी नहीं दिखी, तो एक खतरा है कि प्रेगनेंसी कहीं पर तो है जिसमें ये पॉजिटिव आया पर यहां नहीं है जहां उसको होना चाहिए। तो आपके कान में एक खतरे की घंटी बजेगी कि ये कुछ प्रॉब्लम है। जब ये नहीं दिखा तो आप 6 या 7 दिन वेट करके फिर से अल्ट्रासाउंड कराइए। फिर से नहीं दिखा और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर कुछ गड़बड़ है, इसके बाहर बन रहा है। यदि पॉसिबिलिटी सुविधा है तो एक बीटा HCG ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, पर अभी हम सोनोग्राफी की बात करें तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। अब ये लेडी यदि सोनोग्राफी करा ली होती और यहां नहीं दिख रहा, तो ये वाला जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ये दवाई से ठीक हो सकता है, इसमें ऑपरेशन की जरूरत शायद ना पड़े, ये दवाई से सूख सकता है। तो आपके पास में एक हथियार ये है सोनोग्राफी के रूप में कि आप एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी को फूटने से बचा लो, लाइफ रिस्क से। दूसरा, ऑपरेशन से बच सकते हो। तीसरा, दवाई से ठीक हो सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के शुरुआत में अल्ट्रासाउंड करना। दूसरी जो स्थिति में बताया कि ये पीरियड मिस हुआ और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव भी आया और आपने नहीं दिखाया और आप 3 महीने बाद गए तो यहाँ पर एक सैक तो दिखा पर उसमें बच्चे की धड़कन ही नहीं है, तो आप इसको लेके पाल रहे हो 3 से 4 महीने। तीसरा, हम यदि ये वाला टेस्ट करके ये देख लें कि बच्चा धड़कन सही है कि नहीं, तो हमको पक्का होगा कि बेबी इज ग्रोइंग वेल, अच्छा बढ़ रहा है। इसकी लंबाई कितनी है, ये दिन के हिसाब से उतना बढ़ रहा है कि नहीं, तो बेबी का हेल्थ अच्छा है। तीसरा, कितने हैं, ट्विंस तो नहीं है, यदि ट्विंस है तो कौन सा वैरायटी का ट्विंस है, मोनोकोरियोनिक है कि डाइकोरियोनिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के आगे, क्योंकि ये बाद में पता नहीं चलते कि कौन से वैरायटी के हैं। मोनोकोरियोनिक में रिस्क ज़्यादा रहती है। तो ये जो बोलना कि प्रेगनेंसी के शुरुआत में आप अल्ट्रासाउंड मत कराइए, सीधे 3 महीने में कराइए, तो 3 महीने में आपके यहाँ पर क्या क्या गुजर रही है आपको मालूम ही नहीं। कुछ देश में, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे एक रिलेटिव का बोला गया कि आप सीधा 3 महीने में सोनोग्राफी कराना। अब 3 महीने में सोनोग्राफी कराना, उसके बीच में उन्होंने यदि उसको NIPT लिख दिया। NIPT टेस्ट यदि दो प्रेगनेंसी हो, ट्विंस हो, तो ये बहुत सत्यता इसकी कम हो जाती। यदि एक प्रेगनेंसी की डेथ हो गई तो भी गड़बड़ है। ट्विन प्रेगनेंसी में यदि आप फर्स्ट टाइमेस्टर का स्क्रीन कराओगे तो भी प्रॉब्लम होती है। मोनोकोरियोनिक में अलग होती है, डाइकोरियोनिक में अलग होती है। तो आप
बगैर अल्ट्रासाउंड किए कितने ब्लाइंड चल रहे हो, इससे बचने के लिए शुरू में अल्ट्रासाउंड होना बहुत जरूरी है। नितिन आए। सर एक क्वेश्चन आता है जो आईवीएफ से संबंधित है कि आईवीएफ में बार बार हॉस्पिटल जाने से क्या आईवीएफ सक्सेस होगा, जबकि आईवीएफ में तो कंप्लीट बेड रेस्ट बोला जाता है। हमें यूरिन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हम तुरंत यूरिन चले गए थे तो हमारा एम्ब्रियो गिर तो नहीं जाएगा। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हमें बार बार इंजेक्शन लगवाने आना पड़ रहा है, हम बार बार आ रहे हैं तो हमें बेड रेस्ट नहीं मिल रहा है, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हमें रोज इंजेक्शन लग रहे हैं। ये बहुत एक्चुअली जो आईवीएफ कराते हैं, आईवीएफ एक मेंटली बहुत टैक्सिंग और स्ट्रेसफुल चीज़ है। और मैं ये देखा हूँ इतने सालों में कि हर कपल कुछ ना कुछ एडवाइस लेता है डिफरेंट लोगों से, तो उसको लगता है कि मैं ऐसा करूँगी या तो हमारा बच्चा अच्छा रहेगा और सक्सेस रेट इम्प्रूव होगी। तो कोई एडवाइस दे देते हैं कि आप एब्सोल्यूट बेड रेस्ट लीजिए, कोई एडवाइस दे देते हैं आप यूरिन के लिए भी, कोई एडवाइस ये दे देते हैं कि आप ऐसे ही लेटिए, कोई एडवाइस दे देते हैं कि आप सीढ़ी मत चढ़िए, कोई एडवाइस दे देते हैं कि आप चलिए फिरिए भी नहीं। मैं बार बार सबको ये समझाता हूँ कि आईवीएफ की जो सफलता है, और आईवीएफ यदि सफल हो गया तो भी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आईवीएफ की सफलता और आईवीएफ सफल प्रेगनेंसी में आईवीएफ की प्रेगनेंसी का ठीक ठाक आगे बढ़ना, ये दो चीज़ों के लेकर बहुत परेशानी है। तो बोले हमारा जब एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ हम सीधे खड़े हो जाएंगे तो गिर जाएगा, एकदम कोई उसमें तथ्य नहीं है। हम यदि यूरिन जाएंगे तो यूरिन के साथ एम्ब्रियो निकल जाएगा, उसमें कोई तथ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भ्रूण है वो 1000 मिलीमीटर का 1000वां भाग के बराबर है और स्टिकी होता है, मतलब चिपकने वाला होता है। तो जब आप कोई स्टैम्प चिपकाते हो तो गोंद की तरह वो चिपकता है, तो यदि चिपक गया तो स्टैम्प लगा रहेगा, फिर निकलेगा नहीं। तो यदि वो चिपक गया, और ये चिपकने में कितना टाइम लगता है? 10 से 15 मिनट। क्रॉस टॉक होती है मदर के यूट्रस और एम्ब्रियो के बीच में, यदि वो आपस में एक दूसरे से दोस्ती हो गई तो वो उसको पकड़ लेता है। चूंकि ये माइक्रोन में है तो उसका कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, कोई भार नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब आप यदि कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो आपकी किसी भी एक्टिविटी से उसमें चूंकि वो भारहीन है तो वो गिरेगा नहीं। तो आप यदि हमारे पास इंजेक्शन भी लगाने आ रहे हो तो उससे आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कोई असर नहीं पड़ने वाला। यदि आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो भी उन लोगों को टेंशन रहती है कि हम बेड रेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम बार बार आ रहे हैं, तो इससे हमारा एबॉर्शन हो जाएगा। एबॉर्शन और ये सब होना भ्रूण की क्वालिटी पर निर्भर करता है, बच्चेदानी की लाइनिंग पर निर्भर करता है। यदि भ्रूण का बीज जो भी बना है वो तगड़ा है, यदि लाइनिंग अच्छी है, उसने उसको जकड़ा है, तो आपके किसी भी चीज़ करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं उसमें एक चीज़ और ये भी बोलता हूँ कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है नेचुरली, तो उसको तो ओव्यूलेशन के बाद जो इंटरकोर्स हुआ, अगला पीरियड आएगा कि नहीं आएगा नहीं मालूम। मान लीजिए नहीं आया तो क्या तब तक वो बेड रेस्ट पे थी? उसको तो पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हुई, और वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसको 15 दिन बाद जब पीरियड नहीं आता तब पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। तो क्या उसने बेड रेस्ट लिया? नहीं लिया। क्या वो प्रेग्नेंट होने के बाद अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेती है? नहीं। तो जब नेचुरल प्रेगनेंसी में ये चीज़ें नहीं होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आईवीएफ की प्रेगनेंसी भी एक नेचुरल प्रेगनेंसी जैसी है। केवल हमने भ्रूण को बाहर तैयार किया और उसको भीतर बिठाया। भीतर बैठने के बाद जो एक नेचुरल प्रेगनेंसी में कुदरत करती है, वैसा ही एक्टिविटी आईवीएफ में भी होता है। अब आप बोलेंगे आईवीएफ में इतने इंजेक्शन लग गए तो उसके बच्चेदानी की लाइनिंग में गड़बड़ होगा, भ्रूण में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं और इतनी कम होती हैं। यदि मान लीजिए वैसा हो सकता है, पानी भर गया या फिर, तो हम उसका फ्रेश ट्रांसफ़र करते भी नहीं है, हम उसका फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। एक बार ट्रांसफ़र करने के बाद उस ट्रांसफ़र के किए हुए एम्ब्रियो में इतना भारहीनता रहती है, इतना कम रहता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। और ये मैं बार बार बोलता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बातें मैं बोलना चाहता हूँ, मैं ये भी देखा हूँ कि जो प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं वो सबसे ज़्यादा एडवाइस देती है। यस,
हमने ये नहीं किया था, हमने वो नहीं किया था। तो वो जो सबसे ज़्यादा एडवाइस देती हैं वो अपने आप को एक विनर महसूस करती हैं, और जिसका ट्रांसफ़र हुआ चूँकि वो अभी दौड़ में जीती नहीं है तो उसको बहुत डरा देते हैं। एब्सोल्युटली। तो आप प्लीज़ उस चीज़ से मत डरिए कि आपको क्या होने वाला। आपका यदि सब कुछ ठीक है तो एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। यदि भ्रूण अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो आपका भ्रूण बैठेगा। यदि ठीक नहीं है तो नहीं बैठेगा। यदि डॉक्टर ने काम किया है और भ्रूण अच्छा बना है, ब्लास्टोसिस्ट बना है, तो मोस्टली हम उनको बता देते हैं कि किस क्वालिटी का ब्लास्टोसिस्ट है। मैं करता हूँ, ये सब बताते हैं। यदि खराब था तो भी बताता हूँ, इवन कई बार एम्ब्रियो ट्रांसफर कैंसिल भी करते हैं। कैंसिल भी करते हैं। तो वो तो आप बैठाने के पहले भ्रूण की क्वालिटी और कैसा है वो तो आप देख रहे हो। और यदि मैं भ्रूण बिठा रहा हूँ मतलब उसमें डे 3 क्रॉस किया होगा तभी बिठा रहा हूँ। तो कभी भी ये भी नहीं करना चाहिए कि डे 3 क्रॉस किए भ्रूण यदि वो डे 5 का नहीं बना तो ये खराब है, हम बिठा रहे हैं, खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं ये भी देखा हूँ बहुत सारे ऐसे भ्रूण जो कि एकदम फुल्ली हैच्ड या अच्छे ब्लास्टोसिस्ट नहीं बने, 5A नहीं बने, उनसे भी प्रेगनेंसी होती है। इसका मतलब भीतर जाने के बाद उसने अपना ग्रोथ मेंटेन किया। तो जब वो भ्रूण बैठ सकता है जिसमें आपने कुछ नहीं किया, तो आपके बेड रेस्ट लेने से या आपके नहीं हिलने से या सीढ़ी बचने से या फिर अस्पताल में आने से, चलने से रोकने से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना चाहिए। कोई भी एडवाइस चलते फिरते लोगों से मत लीजिए, क्योंकि जो डॉक्टर आपको एडवाइस देगा, जो मैं कोशिश करता हूँ, हम आईवीएफ को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं कि पेशेंट के लिए बहुत परेशानी का हो जाए। उसमें जो लॉजिक है, उसमें जो साइंस है, उसको फॉलो करना चाहिए। जो एविडेंस बेस्ड है, जो प्रामाणिक है, वो चीज़ करना चाहिए। गैर प्रामाणिक चीज़ें करके, अदरवाइज मैं खुद ही बोलता हूँ कि आईवीएफ फेल होने का बताने के 1000 कारण बता सकते हैं, पर क्या वो प्रामाणिक है? तो आईवीएफ तब सफल होता है जब बीज अच्छा हो, जब जमीन अच्छा हो और किसान अच्छा हो। यदि मेरी किसानी से यदि भ्रूण अच्छा बना है, तो यदि वो बीज अच्छा है और इसकी ज़मीन अच्छी है तो वो टिकेगा। यदि टिकेगा तो यदि अच्छा है तो आगे बढ़ेगा। यदि अबॉर्शन नहीं हुआ तो तगड़ा है। यदि उसमें डाउन सिंड्रोम का खतरा है तो खराब रहेगा। ये चीज़ें यदि आप एक बार एक्सेप्ट कर लें कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो आप बहुत सारे दिमाग में जो प्रॉब्लम्स जो लोग बोलते हैं उनसे आप बच सकते हो। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस काफ़ी यस। तो इन क्वेश्चंस को लेके अभी हम यहाँ पर विराम देते हैं। हम बीच बीच में ऐसे पॉडकास्ट बनाएंगे, हमारा रेगुलर वीडियो के अलावा भी। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप यदि काम करते हुए भी हमारा वीडियो चाहिए, यदि ऑडियो भी यदि सुन लें, तो आपको बहुत सारी जानकारी। महिलाओं के पास यदि टाइम नहीं भी है, आप घर का काम कर रहे हैं, आप कुछ और, तो आप हमारा ये वाला ये चला के यदि आप वीडियो नहीं भी देख पा रहे हैं तो मेरा ऑडियो सुन के भी आपको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और देवेंद्र को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके। एंड हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा ही वीडियो इंग्लिश में बनाने का, जो कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, जो इनको हिंदी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है, उनके लिए भी हम। मेरे क्वेश्चंस की लिमिट तो सिर्फ इतनी है कि सुबह से शाम हो जाएगी, बट क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। हम उन क्वेश्चंस को लेके एक छोटा छोटा पॉडकास्ट बनाएंगे और उनके शॉर्ट्स भी बना के हम डालेंगे। उनको आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।